तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, इसका हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जी हाँ बच्चों, 9वां पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये पूरा सैंपल पेपर एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर समझा दूंगा। और देखिए 23 मार्च को अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ठीक है, 23 मार्च 2026 को अगर आप अपना पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएंगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए या फिर खंड क भी कहते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अरेंज करना है, तो इसको देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए यहाँ पर 4 इंसिडेंट्स हमें दिए गए हैं और इनको हमें टाइम के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना है। तो देखिए पहला जो इंसिडेंट है वो है एक नया देश पाकिस्तान। तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो पाकिस्तान बना था वो हिंदुस्तान के साथ ही बना था। ठीक है, हिंदुस्तान तो पहले से ही था, पाकिस्तान जो था वो हिंदुस्तान से अलग होकर के एक नया देश बना था, जो कि आपका ये 1947 में बना था। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर जो इंसिडेंट दिया गया है वो है भारत चीन युद्ध। तो इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था वो 1962 के अंदर हुआ था, 1962 में हुआ था। इसके अगला है हमारा कारगिल युद्ध। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस युद्ध था, जो कि आपका 1999 में हुआ था। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा है एक नया देश बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश जो बना था वो बना था 1971 के अंदर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने ये साल देख लिए जिन सालों में ये इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो हो जाएगा ये वाला फर्स्ट जो है ना, ये क वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ, एक नया देश पाकिस्तान बना 1947 में। उसके बाद भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, 1962 में। एंड उसके बाद हुआ हमारा एक नया देश बांग्लादेश बना 1971 में। ठीक है, ये भी पाकिस्तान को ही हमने तोड़ करके बनाया था। एंड लास्ट में हमारा कारगिल वॉर हुआ था। तो ये जो आपका क वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, एक नया कंट्री पाकिस्तान 1971, इंडिया चाइना वॉर 1962, कारगिल वॉर 1999 एंड अ न्यू कंट्री बांग्लादेश 1971। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका जो ये ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपका यूएनओ वाला चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो एक बॉक्स के अंदर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताया गया है बेसिकली इस तरह से, है ना। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी। ठीक है, जैसे कि ये एमसीक्यू यहाँ पर पूछ लिया गया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बच्चों, मानव अधिकारों से। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे रिलेटेड है हमारा, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ओके बच्चों, इससे संबंधित ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख देश नहीं माना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि किसे दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश नहीं माना जाता है। तो देखिए पाकिस्तान को, भारत को, अफगानिस्तान को तो कह सकते हैं, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है। तो जो क वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपका चाइना है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है बच्चों वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है बच्चों, पेरिस फ्रांस के अंदर है।
यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, तो पेरिस फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पहला यहाँ पर आज का होमवर्क मैं दे देता हूँ। होमवर्क ये है कि यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म लिख करके बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। जो पांचवा क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। पहला है आपका आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति जी कौन थे वहां पर? फखरुद्दीन अली अहमद जी, इनके द्वारा की गई थी आपातकाल की घोषणा। अगला है बी में लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र बचाओ की बात करें तो भैया जयप्रकाश नारायण जी आ जाएंगे। मेरा ही नाम है जयप्रकाश, थोड़ा सा कॉलर ठीक कर लेता हूँ। अगर इतिहास में देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए कई लोग मिलते हैं मुझसे तो बोलते हैं अरे आपका नाम जयप्रकाश है, वाओ। खैर, तारीफ ज़्यादा हो गई, मुद्दे पे आते हैं। अगला है CPIML। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका चारू मजूमदार करके। ठीक है, और अगला है जनता पार्टी, इसका है यहाँ पर हमारा मोरारजी देसाई जी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मैच करना है आपको, तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका अभिकथन और कारण वाला रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति जो आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, उसने वो जो नीति थी हमारी, उसने मौलिक रूप से उस दिशा को बदल दिया जिसका अनुसरण स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया था। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी स्वतंत्रता के बाद से, कि संरक्षणवाद की नीति के ऊपर चल रही थी। यानी बाहर की कंपनियों को आने मत दो, अपने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दो, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई गई तो इस चीज़ को पूरी तरह से बदल दिया गया। बाहर के जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां या यूँ कह लीजिए प्राइवेट प्लेयर, उनको भी यहाँ पर मौका मिला। जैसे कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, MI हो गया, ऐसे बाहर के मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई और भारत की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। अब यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि इसके बाद जितनी भी सरकारें सत्ता में आई सभी ने इसका अनुसरण किया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दोनों बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोली जा रही है। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1949 यानी 1949 में। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन डिड मणिपुर स्टेट मर्ज विद द इंडियन यूनियन? तो 1949 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव जी। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मिखाइल गोर्बाचेव हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे आदरणीय, जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक लेजेंड बंदे थे। ठीक है, वाकई में अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो कुछ ही लोगों को मैं महान मानता हूं जिन्होंने पॉलिटिक्स में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया था, और उन लोगों की कैटेगरी में, उन लोगों की श्रेणी में हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी आते थे। ठीक है, जिन्होंने भैया अमेरिका की ना क्या बोले मतलब हिला के रख दिया था। इसके ऊपर जब क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कभी ये स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चले, 10वां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों में सुधार के तरीकों की जांच और सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है जी। कारण क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह दूसरी बार था जब सरकार ने ऐसे आयोग की नियुक्ति की। तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही बोली जा रही है। तो जो आपका क वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, असर्शन और रीजन। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन जो है आपका वो करेक्ट है, बिल्कुल इस तरह से करके ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का उद्घोषण किया था, किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पर संपूर्ण क्रांति को समर्थन किया था, इसका उद्घोषण किया था। ठीक है, घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जयप्रकाश नारायण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो कृपया करके लाइक जरूर किया कीजिए, आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना लाइक के लिए क्यों बोलते हो? तो देखिए, लाइक करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारे लिए कह लीजिए इसकी जो वैल्यू है करोड़ों अरबों खरबों में है हमारे मोटिवेशन को लेकर के। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए, और बता दीजिए कि जय सर जो है आपके लिए पॉलिटिकल की भी सीरीज़ लेकर के आ गए हैं, और भी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के वीडियो सब आपको देखने को मिलेंगे केवल और केवल विद्यालय स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, तो आज ही आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा लिख दिया है, हुआ था होता। ठीक है, तो तेलुगु हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तेलुगु भाषा के आधार पर यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आज का जो इस सैम्पल पेपर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सैम्पल पेपर की वीडियो में, कि बताइए भाषाई आधार पर जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात चल रही थी कि हाँ आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाएगा, तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हड़ताल किया था, भूख हड़ताल, और लगभग 53 से 56 दिनों तक उन्होंने हड़ताल किया था, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो भाषा के आधार पर राज्य की मांग थी ये और ज़्यादा तेज हो गई थी। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आपका तेलुगु आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर, और ये जो सेक्शन बी रहेगा आपका 12 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल को लोगों द्वारा नापसंद करने की जो कारण है उनकी पहचान कीजिए। तो जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो लोगों ने उसको नापसंद क्यों किया? ठीक है, तो उसके कई सारे कारण थे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया, जो नागरिकों के अधिकार होने चाहिए उसको छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को अपनी गद्दी बचानी थी, इंदिरा गांधी जी को अपनी गद्दी बचानी थी, जिस कारण से उन्होंने आपातकाल लगाया, और आपातकाल लगाने के बाद सारे अधिकार छीन लिए ताकि उनकी गद्दी छीन ना जाए। ठीक है, लोगों पर उपयुक्त कारणों के बिना जातियां की गई। ठीक है, नसबंदी, पकड़ पकड़ करके लोगों को नसबंदी किया गया उस टाइम पे, भैया जिसका मन नहीं भी था उसको भी पकड़ा और जो है सो की नसबंदी किया गया, तो ये बहुत गलत था। ठीक है, आपातकाल को कह लीजिए भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, सभी विपक्षी नेताओं को बिना किसी दोष के, मुकदमे के कह लीजिए जेल में डाल दिया गया, तुरंत पकड़ा विपक्षी नेताओं को, अच्छा तू विपक्ष का नेता है, चल इधर आ भाई, लो जेल में डाल दिया गया। और जितने भी कह लीजिए पुलिस वगैरह थी उन सबको ना कठपुतली की तरह सरकार द्वारा चला रही थी, अपना फ़ायदा निकाल रही थी। तो ये सारे कारण लिख सकते हैं जिस कारण से 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसको जो है लोगों द्वारा नापसंद किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई, जो रीजन से वो आइडेंटिफाई करना है आपको, क्यों जो है पीपल्स जो थे उन्होंने डिसलाइक किया ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज इन 1975। तो आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि शॉक थेरेपी जिसे आघात पहुंचाकर उपचार करना भी कहते हैं, इसके किन्हीं दो परिणामों का आकलन कीजिए। अब शॉक थेरेपी जो होता है जिसे आघात पहुंचाकर उपचार भी करना कहते हैं, यानी कि एक हाथ से थप्पड़ मारो और एक हाथ से मलहम लगा दो, जैसा अमेरिका ने किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, स्टोरी इस तरह से है भैया कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था। अब ये 15 गणराज्यों से मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ था। वैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अलग अलग देश बन गए 15। अब इनको देश चलाने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है, अब पैसा चाहिए तो यहाँ पर ये गए वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में चलती है अमेरिका की। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है अमेरिका से पूछे कि अमेरिका चाचा पैसा दे दे इनको देश चलाने के लिए। तो अमेरिका बोले कि हाँ दे दीजिए, लेकिन इनको बोलिए कि इनका जो नीति होती है ना ये बदलने के लिए, जो ये समाजवादी साम्यवादी नीति पे चलते हैं, इनको बोलिए पूंजीवाद अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका शॉक थेरेपी, यानी कि एक हाथ से तो अमेरिका बोल रहा है कि पैसा दे दीजिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, और एक इधर से बोल रहा है कि अपना नीति चेंज करो। तो वही हुआ ना, एक हाथ से थप्पड़ मारो, दूसरे हाथ से मलहम लगा दो ना, वही तो हुआ। अब इसके परिणाम क्या निकल करके आए, शॉक थेरेपी तो हो गया भैया, इसके परिणाम क्या क्या हुए तो आप लिख सकते हैं रूस में सरकार द्वारा नियंत्रण जो था वो बड़े उद्योग लगभग बंद हो गए। जो रूस में सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगभग बंद हो गए, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी लोगों और कंपनियों को बहुत कम दाम पर बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि गराज सेल से क्या अभिप्राय है, तो उसका आंसर यही होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट देखने को मिली। रूस की जो करेंसी है रूबल है, जैसे भारत की करेंसी रुपया है, तो उसी तरह से रूस की जो करेंसी है वो रूबल है, उसमें नाटकीय रूप से गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो ये आप शॉक थेरेपी के परिणामों के अंदर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि कोई दो उदाहरण देकर यह दर्शाइए कि वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया है। अब देखिए वैश्वीकरण जब से आया तब से तो खाने पीने का आदत तो प्रभावित हुआ ही है, आप अपने आसपास देख लीजिए। ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तीनों टाइम दाल चावल रोटी ये सब खा करके रहता होगा, खासकर जो टीनेजर्स है 18-19 साल इस तरह से 25 साल तक के जो व्यक्ति है, सभी बाहर का खाना खाते हैं। चाउमीन मोमोज बर्गर फिंगर पिज्जा ये सब कहाँ का है, बाहर का है भैया। तो ये वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है, ये खाने पीने की आदतों में बदलाव देखने को मिला है कि नहीं। हमारा देसी खाना क्या है, दूध दही मक्खन घी पनीर, ठीक है, चावल दाल रोटी सब्जी, ये हमारे देश का खाना है। ठीक है, लेकिन आजकल लोग ये सब खाते नहीं है ज़्यादा। लोग सोचते हैं अरे चल ना यार चाउमीन खा के आते हैं, तेरा भाई आज खिलाएगा क्यों दिक्कत ले रहा है, चल भाई चाउमीन खाते हैं, आज तेरे भाई की तरफ से पार्टी है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं और चाउमीन दबा के खाते हैं, उनको नहीं पता वो जो चाउमीन खा रहे हैं उसमें मैदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं चाउमीन नहीं खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन देखिए एक होता है बहुत खाना मतलब डेली डेली खाना, और एक होता है कभी कभी मन कर गया तो खाना। तो डेली डेली खाना दिक्कत है, और कभी कभी मन करता है तब खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आपका भी कभी कभी मन करे तो खा सकते हैं, और डेली डेली अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन था हमारा कि दो उदाहरण देकर के दिखाना था कि वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण के कारण हमारे पारंपरिक पेय जैसे लस्सी सिकंजी इत्यादि का स्थान अब कोक और पेप्सी ने ले लिया है। आप एक बच्चे को लस्सी दीजिए तो बोलेगा लस्सी नहीं पीऊंगा, मेरे को महकता है। मेरे आसपास मैंने बहुतों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को, मेरे पड़ोस में रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं को कोका कोला दे दीजिए पेप्सी दे दीजिए तो बोलेंगे यम्मी मजा आ गया, एक बोतल और दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये खाने पीने की आदतें ही तो बदल रही हैं, पीने की आदतें बदल गई वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, खान पान की हमारी पारंपरिक आदतें चपाती एवं चावल इत्यादि खाने पर पिज्जा बर्गर और पेस्ट्री ने कब्जा कर लिया। चपाती हो गया चावल हो गया, इन सब के स्थान पर लोग अब पिज्जा बर्गर पेस्ट्री चाउमीन उमीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, चाउमीन नूडल्स पास्ता इत्यादि हमारे खान पान की आदतों में बदलाव के अन्य उदाहरण है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से
लिखना है बच्चों। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि पर्यावरण संबंधी किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए जो वैश्विक राजनीति की चिंता का विषय बन चुके हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो वैश्विक राजनीति की चिंता का विषय बन गए हैं। ठीक है, देखिए दोनों बात एक ही है यहाँ पर, ऊपर वाला भी बात वही कह रहा है, नीचे वाला भी बात वही कह रहा है। ठीक है, तो दो आपको ऐसे मुद्दे बताने हैं जो वैश्विक राजनीति के अंदर चिंता का विषय बन चुके हैं। तो यहाँ पर वैश्विक राजनीति में जो चिंता का विषय बन गए हैं वो क्या क्या है भैया? दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि वर्तमान उपजाऊ भूमि की उर्वरता में कमी हो रही है। दुनिया में क्या हो रहा है भैया? आबादी 2 गुना 3 गुना बढ़ती जा रही है, दबा के बढ़ रही है। अब जमीन तो बढ़ नहीं रहा है भाई, ठीक है, एग्जिस्टिंग जितना जमीन है अभी उसी पर भैया इन सभी व्यक्तियों का जीवन जो है निर्भर कर रहा है। ठीक है, सभी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि चलो इसी में अनाज उगेगा, हम लोग उसको खाएंगे करके। ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जब एक ही ज़मीन से आप बहुत ज़्यादा अनाज उगाने लग जाएंगे तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है यानी उर्वरता क्षमता जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है उसका यहाँ पर ये एक कारण आप कह सकते हैं जो चिंता का विषय बन चुका है। अगला है, विकासशील देशों में 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, आपका इधर से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये ऐसे देश है जो विकासशील देश है। और यहाँ पर एक डेटा बता रखा है कि 1 अरब 20 करोड़ जनता ऐसी है जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये भी भैया एक चिंता का विषय बन चुका है। अगला है, पूरे विश्व में प्राकृतिक जंगलों को काटा जा रहा है जिससे जलवायु जो है वो प्रभावित हुई है या हो रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? जंगलों को दबा करके काटा जा रहा है। इंसान अपने लालच के चक्कर में जंगल को दबा काट रहा है। कह रहा है अरे पर्यावरण क्या है भैया, काटो, दबा के जंगल उंगल काटो एकदम, इससे पैसा कमाओ। उनको ये नहीं पता है, उन मूर्खों को, उन उद्योगपतियों को जो इस तरह का मूर्ख भरा काम करते हैं कि इतना जंगल काटोगे और जो पैसा कमाओगे वो पैसा क्या मंगल ग्रह पे लेके जाओगे क्या? खर्चवा तो तुमको यहीं पे करना है, इसी धरती पर करना है। ठीक है, और खर्च किस पे करोगे? कोई सामान ही खरीदोगे ना, और सामान खरीदोगे कब? जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, नेचर रहेगा, इंसान रहेगा। जब जंगल खत्म हो जाएंगे ना भाई, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए और ये विश्व राजनीति के अंदर चिंता का विषय बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विचार में भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को चुनना कहाँ तक न्याय संगत है? ठीक है, तो भैया मेरे विचार में गुटनिरपेक्षता की जो नीति भारत ने चुनी है वो बहुत सही रहा है। अब गुटनिरपेक्षता क्या होता है? देखिए, जब आपका यहाँ पर शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, ये मैं बात बोल रहा हूँ 1945 से लेकर के 1991, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक 2 महाशक्तियाँ थी। एक था भैया आपका यूएसए और एक था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब भारत आज़ाद हुआ 1947 में। अब भारत के पास एक ऑप्शन था कि या तो यूएसए के साथ जुड़ जाओ या तो यूएसएसआर के साथ जुड़ जाओ यानी सोवियत संघ के साथ जुड़ जाओ। तो भारत बोला ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना सोवियत संघ के साथ जाएंगे, हम अलग रहेंगे। ठीक है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसी को ही गुट निरपेक्षता कहते हैं। और भारत जो गुट निरपेक्षता की नीति को चुना उसने, ये काफ़ी सही रहा। ठीक है, आंसर में भी आप देख सकते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को चुना क्योंकि यह निर्णय लेने में स्वतंत्र और संप्रभु रहना चाहता था। भारत ने चुना क्योंकि देखिए, अगर हम अमेरिका के साथ जाते तो हमें अपने देश के लिए कोई भी निर्णय लेना होता, कोई भी फैसला लेना होता तो हमें अमेरिका की राय लेनी पड़ती कि अमेरिका जी काम करे कि नहीं करे। ठीक है, वहीं सोवियत संघ के साथ जाते तो सोवियत संघ से राय लेनी पड़ती। तो भारत ने बोला हमको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, 200 साल से तो अंग्रेजवा सबसे राय ले ही रहे हैं, अब आज़ादी मिला है और आज़ादी में भी जाके हम किसी से राय ले अपना देश चलाने के लिए। तो भारत ने बोला ये सब हम ठुकरा रहे हैं, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, खुद की राय और खुद का काम खुद ही करेंगे, जो हमें करना होगा हम खुद करेंगे। ठीक है,
हम संप्रभु रहना चाहते हैं, यानी कि बाहर का कोई भी देश, कोई भी दुनिया का कोई भी संगठन हमें नहीं बता सकता कि हमें कैसे चलना है, क्या निर्णय लेना है। हम खुद से ही सारे फैसले लेंगे। इस नीति ने भारत को शक्ति जो कि संतुलन बनाने में सहायता की। ये जो नीति हमने अपनाई थी गुटनिरपेक्षता की नीति, इसने भारत को कह लीजिए बैलेंस करने में मदद किया, अपना यहाँ पर पावर को, ठीक है, यानी शक्ति संतुलन बनाने में मदद की। भारत को दोनों महाशक्तियों से सहायता मिल रही थी। आपको मैं बताऊं, भारत जो है ना यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है कि चलो भैया हम यहाँ ना तो अमेरिका के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, लेकिन दोनों से फायदा ले रहा था। पूछिए कैसे फायदा ले रहा था। मान लीजिए भारत को कोई हथियार चाहिए, ठीक है, अब वही हथियार अमेरिका दे रहा है यहाँ पर 100 रुपया का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और सोवियत संघ दे रहा है 90 रुपया का, ठीक है। तो भारत क्या बोलेगा यहाँ अमेरिका के पास जाकर के कि देखिए सोवियत संघ तो 90 रुपया का हथियार दे रहा है, आप 100 रुपया का बेच रहे हैं, हम उनसे खरीद लेंगे, हमारा पैसा वो ले लेंगे, आप हमको थोड़ा सस्ता कर दीजिए, हम उनसे नहीं खरीदेंगे। तो अमेरिका बोलता है चलो वो 90 का दे रहा है, हम तुमको 80 का लगा देंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पर फिर भारत जाता है सोवियत संघ के पास, अब बोलता है कि देखिए हमको 80 रुपया का दे रहे हैं, आप 90 का बेच रहे हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर जो भारत है वो अपना प्रॉफिट निकालता है। और यहाँ पर जितने सालों से मैंने इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है फॉलो किया है, पूरी दुनिया के जितने भी देश है सभी भैया, कोई देश किसी का दोस्त नहीं है, ना कोई देश किसी का दुश्मन है। परमानेंटली टेम्परेरी होता है सब कुछ। जब तक एक देश का फायदा दूसरे देश से निकल रहा है तब तक दोनों दोस्त है, जैसे ही फायदा निकलना खत्म, दोस्ती खत्म। समझ रहे हैं आप। और ये बात पूरी दुनिया पे लागू होती है, इंक्लूडिंग भारत, अमेरिका, ठीक है, चीन, सारे देशों पे ये बात लागू होती है बच्चों। ओके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती है। ये मैं आपको अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो मैंने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके आधार पर बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड अभी हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखा, और उसी से रिलेटेड अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। इसका काम क्या होता है, यह मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो जुड़ी हुई रिपोर्टें होती हैं उनको तैयार करता है और उनको प्रकाशित करता है, ठीक है। यह सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। कौन करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी कहते हैं, और 20 नंबर का ये पूरा सेक्शन आपका रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए यूरोपीय संघ क्या है, ये यूरोप के देशों का एक संगठन है, ठीक है बच्चों, जिसके अंदर यूरोप के जो भी देश है वो सम्मिलित है। अब इसको एक प्रभावशाली संगठन बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है वो 12,000 अरब डॉलर से अधिक है, ठीक है। मिस्टाइप है थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा अधिक है। अगला है इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो ब्रिटेन है वो अब यहाँ पर यूरोपीय संघ से निकल चुका है, जिसे ब्रेग्जिट भी कहा जाता है। 2020 के टाइम पे ये निकल चुका है। अब केवल एक यहाँ पर सदस्य बचा है, वो है भैया फ्रांस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए और कुछ बताया गया है कि यूरोपीय संघ की संयुक्त सैन्य शक्ति विश्व की दूसरी बड़ी सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अगर यूरोपीय संघ के सभी देशों को मिला दिया जाए तो उसकी जो सेना की पावर है दुनिया में दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यूरोपीय संघ को और भी प्रभावशाली संगठन बनाता है। यह राज्य की भांति कार्य करता है। यहाँ पर राज्य का मतलब है एक देश, ठीक है, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और साझी मुद्रा है। इसकी जो मुद्रा है उसको यूरो मुद्रा कहा जाता है। कौन सी मुद्रा कहा जाता है, यूरो मुद्रा। ओके बच्चों,
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20वां है कि किन उम्मीदों के आधार पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 2 अंगों और 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने की जो शुरुआत है वो 1914 से ही हो गई थी। ये टाइम है आपका 1914 वाला। इस टाइम पे हमारा प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कब तक चलने वाला है? 1918 तक चलने वाला है। जैसे ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरी दुनिया जो है चैन की सांस लेती है और यहाँ पर सोचती है कि भैया इस तरह के युद्ध को कैसे रोका जाए, भविष्य में इस तरह का युद्ध ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी जो घटना है आगामी भविष्य में ना हो, इस चीज को मेक श्योर करना। लेकिन क्या होता है भैया, आपका यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। ये कब होता है? 1939 से लेकर के 1945 तक, यानी 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हमें द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिलता है। अब जिस कारण से लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था वो कारण तो वो फुलफिल कर ही नहीं पाया। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय क्यों बना रहे हैं कि भैया आपको थोड़ा सा मीठा पीने का मन कर रहा है तो चाय बना लेते हैं। अब चाय ही आपका कड़वा मिल जाए तो क्या वो चाय का जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। तो उसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लीग ऑफ नेशंस था ना उसको बर्खास्त कर दिया गया। एक तरह से पूरी दुनिया ने इसको डिसमिस कर दिया। अब भैया इसके स्थान पे कुछ तो और बनाना था, क्योंकि पूरी दुनिया और भी ज़्यादा डर चुकी थी कि ये जो आपका पहला विश्व युद्ध हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इस तरह का युद्ध पूरी दुनिया में तीसरी बार ना हो जाए। इसको लेकर के पूरी दुनिया ने यूएनओ को बनाया, यूनाइटेड नेशंस को बनाया, जिसका आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यूएनओ को कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और भारत इसमें कब जुड़ा, ये आज का आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना था, ठीक है बच्चों। और यूएनओ को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो। ये यूएनओ को बनाने का मेन आपका मकसद कह सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ें मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से बताया वही चीज़ आप आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र से उम्मीदें, यानी कि यूएनओ से क्या क्या उम्मीदें लगाई गई थी कि ये जो है भैया संगठन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकेगा, जो कि फुलफिल भी किया है। विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग देश है, राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, तो अलग अलग देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देगा, जो कि आज तक यूएनओ करता भी आया है, ठीक है। राज्यों के बीच संघर्ष और युद्धों को रोकेगा, ठीक है, जिसमें काफ़ी हद तक सफल रहा है यूएनओ। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करूँ तो 2 युद्ध तो मैंने अपने जीते जी देख लिया। एक तो आपका रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध था और एक इजराइल और पैलेस्टीन का जो है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूएनओ जिस कारण से बना था, ठीक है, वो कारण तो फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन और जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी कमी रह गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देशों को एक दूसरे के निकट लाना, तो ये काम भी यूएनओ ने बखूबी किया है। आगे देखिए, अब यूएनओ के यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 2 अंगों के बारे में बताइए और 2 एजेंसियों के बारे में बताइए। तो 2 अंगों की बात करें तो ये आप कई सारे अंग मैंने बता दिए हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जिसको आईएलओ कहते हैं, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों की तुलना कीजिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और सेकंड 5 ईयर प्लान था, उन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है,
ठीक है, और दोनों का क्या उद्देश्य था, मोटिव था, वो आपको बताना है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन और बढ़ा करके पूछ रखा है कि इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालिए कि दोनों में से कौन सी योजना ने भारत के विकास को एक नया आयाम दिया। अब आपको यहाँ पर कंक्लूजन बता देना है कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के विकास में अहम योगदान निभाया था उस टाइम पे, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने अहम योगदान निभाया था। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों में तुलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेजॉरिटी जो हमारी जनता थी वो खेती पर ही डिपेंडेंट थी। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बनाया गया नेहरू जी के कार्यकाल में, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग है, खेती वगैरह है, कृषि है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया, सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, तो उस टाइम पे जो भारी उद्योग थे इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने देश के विकास के लिए भूमि सुधारों पर ध्यान दिया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने समाज को समाजवादी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य देश को गरीबी के चक्र से बाहर लाना था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो तीव्रता से विकास करना था। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहा है दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन मोटिव था कि भैया देश के जो गरीबी है, मतलब देश में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको थोड़ा सा गरीबी से बाहर लाया जाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य देश को गरीबी के चक्र से बाहर लाना था। ठीक है, जबकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसका मेन मोटिव ये था कि तेजी से विकास हो। ठीक है, तीव्र गति से यहाँ पर विकास करना। ओके, आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत के विकास को एक नया आयाम दिया। किसने दिया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने। बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर ये पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। जो भारत की परमाणु नीति है, बोले तो न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसके बारे में आपको बताना है। आप मुझे ये भी बताइए कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ठीक है, जो सफल परमाणु परीक्षण था वो तो आपका 1998 में किया था, 1998 में किया था, जिसका कोड नेम था शक्ति 98, और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया था। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और किसके कार्यकाल में किया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। देखता हूँ कितने बच्चों को इतना डीप नॉलेज है। ज़्यादा डीप नॉलेज भी नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ थोड़ा अंदर का क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से आप। खैर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, भारत को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्वास है। हमारे औद्योगिकीकरण में परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो परमाणु है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एक तरह से, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो जो बिजली घर बनाए जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत वेरियस जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं कि भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करने का पक्षधर है। भारत ने स्टेटमेंट दे रखी है इस तरह से क्लियरली कि भैया हम कभी भी इसका अशांति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा शांति के उद्देश्य के लिए ही परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि भारत परमाणु हथियारों का विरोध करता है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह भेदभावपूर्ण था। ठीक है, ऐसा भारत को लगता था, और जो कि है भी भैया, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल तो ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, मैं देश का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इधर से फ्रांस हो गया, ठीक है,
ये सब क्या किए कि भैया परमाणु परीक्षण अपना कर लिए। अब ये लोग परमाणु परीक्षण कर लिए, अपना परमाणु बम फोड़ लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, और बोल दिए कि अब दुनिया में कोई नहीं फोड़ेगा। क्यों भैया, तुम्हारा दादागिरी चल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं फोड़ेंगे। उधर पाकिस्तान वहाँ फोड़ लेता तो हम लोग तो यहाँ पे एकदम, हमें तो डर के रहना पड़ता। पाकिस्तान बार बार धमकी देता रहता कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है, ठीक है, बोलता रहता है। तो इसीलिए हमें भी करना पड़ा भैया। देखो दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो करना तो बहुत जरूरी है ना, शक्ति संतुलन तो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमें भी करना पड़ा भाई। अब तुम करोगे तो हम क्यों ना करें। ये तो वही बात हो गई कि तुम पूरा प्रदूषण फैला करके यहाँ विकसित हो गए और अब विकासशील देशों को यहाँ ज्ञान देते हो कि भैया अब प्रदूषण मत फैलाइए, देखिए हम भी नहीं फैला रहे हैं। तुम फैला के यहाँ पे पूरा विकसित देश बन गए हो, डेवलप कंट्री बन गए हो, और हम जब अपना विकसित कर रहे हैं, अब देखिए जब आप अपने देश का विकास करेंगे तो थोड़ा बहुत पर्यावरण को हानि होता ही है। तो हम ये चीज कर रहे हैं तो अमेरिका जैसा देश तुरंत आ जाता है, अरे भारत जी आप प्रदूषण फैला रहे हैं, हम देखिए ना कितना साफ देश है। तो इसलिए मन में गुस्सा आता है कि क्या तुम कर रहा है भैया, तुम पहले प्रदूषण फैला लिया और विकसित हो गया तो ज्यादा बोलेगा, हम नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उसी प्रकार से परमाणु वाला भी था, ठीक है, पहले तुम फोड़ लिए और तुम मना कर रहे हो कि हम नहीं फोड़े, हम भी फोड़ेंगे भैया, शक्ति संतुलन बना कर रहेंगे, है कि नहीं। अगर हम नहीं फोड़े होते, हम शक्ति संतुलन नहीं बनाते तो तुम तो हमको कभी भी धमका देते, ओए भारत तुम ही मत करो, वो मत करो, हमारे पास परमाणु बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और आज हमारे पास भी परमाणु बम है, अमेरिका से आंख मिला करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी फ्लो में ज़्यादा निकल जाता है। खैर, भारत ने 1995 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का भी विरोध किया और प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने इसको शांतिपूर्ण परीक्षण बताया। तो ये भारत की परमाणु नीति है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी प्रकार की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि गठबंधन की सरकारें लोकतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है, इस कथन के पक्ष में कोई दो उपयुक्त तर्क दीजिए। देखिए जो गठबंधन की सरकारें हुई है ना, वो लोकतंत्र के लिए एक तरह से वरदान ही सिद्ध हुई है। इसके पक्ष में आप क्या बोल सकते हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं इससे व्यवहारिक राजनीति का प्रारंभ हुआ है और वैचारिक मुद्दे कमजोर हुए हैं। मिलीजुली सरकारों ने बहुत से मुद्दों पर सहमति को निर्मित किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई एक सरकार कभी सहमत नहीं हो सकती है, वहीं गठबंधन की सरकार आ जाती है तो सभी मिलकर के उस पर राजी हो जाते हैं। इन सरकारों से क्षेत्रीय दलों का महत्व स्थापित हुआ है। क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो दल है वो भी राजनीति में अहम योगदान दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गठबंधन की सरकारें होती हैं तब, ठीक है। अगला, क्षेत्रीय मांगे तथा अपेक्षाएं प्रकाश में आई है। क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो मांगे हैं जनता की, वो चीज़ें अब यहाँ पर दिखने लग गई हैं गठबंधन की सरकारों के कारण, ठीक है। वैसे तो अभी यहाँ पर गठबंधन की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पे तो कई स्टेटों में आज भी गठबंधन की सरकार है, ठीक है। तो जहाँ गठबंधन की सरकारें होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि भैया जो क्षेत्रीय लेवल पे लोगों की मांगे होती हैं वो दिखने लग जाती है और सरकार उसको पूरा करने का भी प्रयास करती है। इनसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला क्योंकि अधिकांश दलों को निर्णय लेने तथा निर्माण में भागीदारी का अवसर मिला। अब जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो कई सारे दल मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाएंगे, ठीक है। सारे दल मिलकर के सरकार बनाएंगे तो अपने क्षेत्र की जो भी कमियां हैं उनको सुधारने के लिए सारे मिलकर के काम करेंगे। इससे राष्ट्र और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है, ठीक है। और न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत से विवादित मुद्दों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, अन्यथा कोई अन्य उपयुक्त तर्क आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि गठबंधन की सरकारें लोकतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है आर्थिक पृष्ठभूमि, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जो आपातकाल लागू किया गया ना,
तो सरकार ने उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे कारण दिए कि हमने इस कारण से आपातकाल लगाया, इस कारण से आपातकाल लगाया। तो उन कारणों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, इस तरह से कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आर्थिक कारण बताइए, आर्थिक पृष्ठभूमि बताइए जिस कारण से आपातकाल लगाया गया। तो सरकार ने यह तर्क दिया कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी जो है आ रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं के पार से लगभग 80 लाख लोग पहुंचे, यह वित्तीय बोझ बन गया। ठीक है, जो आपका इधर वाला पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, उधर से ज़्यादा शरणार्थी इधर आ रहे थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ रहा था और भारत ने इस कारण से आपातकाल लगाया, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, उस टाइम की सरकार का। अगला, भारत पाक युद्ध 1971 के बोझ। हालांकि यह दिसंबर 1971 में एक छोटा युद्ध था, लेकिन इसने भारत की 5 वर्षीय योजना पर एक जो है सो कि टोल लिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छोटा युद्ध तो था ये, लेकिन काफ़ी हद तक इसने भारत की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट किया। ये टोल लिया, ये गलत हो जाएगा आपका, थोड़ा मिस्टाइप है। तो इसने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक हिट किया, असर किया, जिस कारण से सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा। तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। 70 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ठीक है, और यह दुनिया के लिए एक झटका था। अब जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो ये सारे कारण जो है सरकार ने दिए थे जो है सो कि आपातकाल लगाने के पीछे, जिन्हें आप आर्थिक पृष्ठभूमि के अंदर लिख सकते हैं या आर्थिक कारण भी कह सकते हैं बच्चों। ओके, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए एकदम ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और चीज़ें हमने यहाँ पर छोड़ दी, इनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे मानसून की विफलता, 1972-73 में मानसून की विफलता थी। इसके कारण जो है कृषि उपज में गिरावट देखी गई और खाद्यान्न के उत्पादन में 8% की गिरावट थी और औद्योगिक उत्पादन में कमी देखने को मिली। मुद्रास्फीति, कम उत्पादन और परिवहन की उच्च लागत के कारण वस्तुओं की कीमतों में यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, इस तरह से यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फेलियर ऑफ मानसून हो जाएगा आपका, डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं आर्थिक कारण के अंदर या आर्थिक पृष्ठभूमि के अंदर, जिस कारण से आपातकाल लगाया गया था बच्चों। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कोई 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। जो आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन था यानी नॉन अलाइन मूवमेंट था, उसके 4 उद्देश्य यानी 4 मोटिव आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं महाशक्तियों के दबाव को कम करने के लिए। शीत युद्ध के दौरान नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, इन देशों पर किसी भी ब्लॉक में शामिल होने का दबाव था। गुटनिरपेक्ष संगठन में शामिल होकर उन्होंने अपने को स्वतंत्र बनाए रखा। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश हो गए, और भी बहुत सारे देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे जब शीत युद्ध चल रहा था। अब उस टाइम पे वो अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ जाते तो हो सकता था कि हम जो है दोबारा गुलाम हो जाते, या और जो नए नए उस टाइम पे देश आज़ाद हुए थे वो दोबारा गुलाम हो जाते। तो वो गुटनिरपेक्षता की नीति उन्होंने उस टाइम पे अपनाया, भारत ने भी अपनाया, जिस कारण से आज के टाइम पर हम आज़ाद है और अपनी जो भी फैसले वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, सारे खुद ले पाते हैं। किसी बाहरी दुनिया के देश की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जब हम गुलाम थे तो हमें ब्रिटेन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम आज़ाद हैं तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए। जो गुटनिरपेक्ष में शामिल थे वो अमेरिका से भी सहायता ले रहे थे और सोवियत संघ से भी ले रहे थे, जैसे कि भारत। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति के लिए, नए स्वतंत्र देश किसी भी देश के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र थे, केवल अगर वे किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होते। अगर वो किसी ब्लॉक में शामिल नहीं है तो किसी के साथ भी आप अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप अमेरिका के साथ शामिल हो गए तो अमेरिका के जो दुश्मन देश है उनके साथ आप अपनी विदेश नीति के हिसाब से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं सहायक समूह बनाने के लिए। ठीक है, और निशस्त्रीकरण भी एक पॉइंट आ सकता है। तो इस तरह से आंसर आप
लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, और कोशिश किया कीजिए 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस में भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाने के लिए जिसमें बनता है। ठीक है, भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका जो लिंक होगा मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके उसको जरूर देख लीजिएगा। भूमिका निष्कर्ष अगर आप बनाते हैं तो टीचर के ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 आपको मिल सकते हैं अगर आप भूमिका और निष्कर्ष बनाते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर बनता है तो। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं खंड डी बोले तो सेक्शन डी के अंदर, जो कि आपका 12 नंबर का रहने वाला है। और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का 24वां क्वेश्चन क्या है भैया, कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर दीजिए। तो इस तरह से गद्यांश है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि CIS का पूर्ण रूप क्या है। तो CIS का पूर्ण रूप होता है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा देश CIS का सदस्य नहीं है। तो पाकिस्तान जो है CIS का सदस्य नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व सोवियत संघ के किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। तो भैया तजाकिस्तान के अंदर जो है 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो चेचन्या और दागिस्तान आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है इस तरह से, और यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है CIS का, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ CIS। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ का हमारा यहाँ पर चेचन्या और दागिस्तान जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैप वाला रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है मैप वाला कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। ठीक है, तो पुराने सदस्य देश की बात करें तो वो आयरलैंड है। अब आयरलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सी से लोकेट किया गया है ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये सी आयरलैंड। जो भी नक्शे है यहाँ पर, ठीक है, मतलब नक्शे में जो भी देश दिखाए गए उनको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैप इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। तो अब यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश कौन सा है, पोलैंड है। अब पोलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ये ए से जो लोकेट किया गया है, तो दूसरे क्वेश्चन का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है भैया, यहाँ पर फ्रांस की बात होगी, क्योंकि ब्रिटेन तो निकल चुका है। अब फ्रांस कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो बी से आपका लोकेट किया गया है ये आपका फ्रांस है बच्चों। ठीक है, तो तीसरे का हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया, तो वह है आपका ब्रिटेन। और ये जो आप डी से देख रहे हैं ना, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चौथे क्वेश्चन का हमारा ब्रिटेन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखना होता है, फिर संबंधित अक्षर, फिर देश का नाम, इस तरह से करके आपको तालिका भरनी होती है बच्चों। ठीक है, सेम यही चीज़ आपको इंग्लिश मीडियम में मैं दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से देख सकते हैं मैप वाले क्वेश्चंस। और मैप की बात करें तो मैप तो वही रहेगा आपका, ये देख सकते हैं पॉलिटिकल का मैप है आपका ये। और आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आंसर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिलेटेड कैरेक्टर्स हो गए और कंट्री का नेम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पर एक कार्टून आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्टून है, पेपर में कई बार आ रखा है ये। इस कार्टून में आप देखेंगे तो बीच में एक व्यक्ति है जो कि सर्कस में नहीं होता है, एक रस्सी के ऊपर खड़ा होता है और खुद को बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, ये दोनों चीज़ों को, इधर आप शेर देख सकते हैं और इधर बाघ देख सकते हैं, इसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति कौन है, तो ये राजपक्षे जी है, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, और इधर साइड आप देखेंगे तो ये आपका शेर दिख रहा होगा जिसके ऊपर सिंगली लिखा गया है। ठीक है, ये सिंगली लोग कौन है, ये श्रीलंका के मूल निवासी माने जाते हैं।
और इधर साइड आप देखेंगे तो ये आपका बाघ है जिसके ऊपर लिट्टे लिखा हुआ है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जो कि तमिल लोगों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो राजपक्षे जी हैं इन दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन है, कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो शेर है बच्चों वो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो बाघ है बच्चों वो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है। तो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति महेंद्र राजपक्षे जी है। अगला क्वेश्चन है, कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो बहुसंख्यक सिंघली तथा जो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय है और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय है इनके बीच संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे दोनों समुदायों में समझौता कराकर देश में शांति बहाल करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? राजपक्षे जी। ठीक है, अब यही इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्टून तो वही रहने वाला है। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हिंदी में पूछे थे इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और आंसर भी साथ साथ देख सकते हैं इस तरह से। ओके बच्चों, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड ई के अंदर, सेक्शन ई के अंदर, जो कि आपका 24 नंबर का रहने वाला है। और इसके अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद क्या क्या हमें परिणाम देखने को मिले थे। अच्छा, आप बताइए मुझे कि सोवियत संघ का विघटन किस डेट को हुआ था और ईयर कौन सा था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके एक बारी बताइए। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं शीत युद्ध का अंत हो गया। जाहिर सी बात है, दो पक्षों के बीच में, एक तो अमेरिका था एक यूएसएसआर था, दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ शीत युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हो गया और 15 अलग अलग नए गणराज्य देखने को मिले। हथियारों की जो होड़ चल रही थी दोनों के बीच में वो समाप्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव देखने को मिला। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर के उभरा। ठीक है, और उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसकी जो मॉडल थी समाजवादी मॉडल, तो लोग दुनिया पूरी तरह से उसके ऊपर शक करने लगे कि क्या हम भी इसको फॉलो करेंगे तो हमारा भी तो विघटन नहीं हो जाएगा, हम भी तो कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। इसीलिए लोग पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ने लग गए, क्योंकि पूंजीवाद जीत गया था तो पूरी दुनिया के जो देश है वो पूंजीवाद को अपनाने लगे। कई सारे देशों ने अपनाया भी था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, जिसके अंदर रूस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाता था और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन करके निकला। उत्तराधिकारी जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि सोवियत संघ के जो भी चीज़ें थी जैसे परमाणु हथियार, टैंक, गोला बारूद जो भी होता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, सारा रूस को दे दिया गया। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द जैसे कि डिसग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया। इस तरह से आप सारा का सारा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिणी अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। किसी एक उदाहरण द्वारा कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासक जो है या शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक मतलब किसी के निवेश रहना। जैसे भारत जब गुलाम था, हम लोग जब गुलाम थे तो हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, तो हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे। ठीक है, उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी जो था वो डच के उसमें था। ठीक है, उपनिवेश में। तो भारत ने उसकी आज़ादी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। 1949 की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस आंसर के अंदर।
और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खास करके दक्षिणी अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। और इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में एफ्रो एक एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसे बांडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर का कि बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये आंसर लिखना है 1955 में हुआ था और इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, ठीक है, वहां पर हुआ था। अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे आधुनिक हथियारों तक पहुंच है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आज के टाइम पे जो आतंकवादी है पढ़े लिखे होते हैं भैया, और उनके पास आधुनिक से आधुनिक हथियार होते हैं, इस कारण से आतंकवाद बढ़ रहा है। तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी, इतना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन है इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि भैया हेलो माइक चेक इस तरह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस कारण से भी जो आतंकवाद है वो बढ़ रहा है दुनिया में। ठीक है, यातायात के साधनों का विकास के कारण, तेज और सुरक्षित यातायात के साधनों का विकास ने आतंकवादी समूहों को आसानी से सीमा को पार करने और विभिन्न क्षेत्रों में हमले करने का मौका दिया है। इस कारण से भी आतंकवाद का यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। विभिन्न देशों द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन, कई ऐसे देश हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली जो है इस चीज़ का समर्थन करते हैं, जिस कारण से और भी आतंकवाद बढ़ रहा है। ठीक है, इन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात के साधनों का विकास और विभिन्न देशों द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन के कारण हो सकता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ये छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। और इसके अलावा भी बच्चों, ये तो पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर है आपका, इसके अलावा हिंदी का, इंग्लिश का सैम्पल पेपर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट पे यानी इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबके लिए अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिंदी के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश के लिए अलग से आपका प्लेलिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से है, और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियोज़ आपके लिए हम लोग लेकर के आते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में क्या अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ पर ये से आएगा। ठीक है, बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार की सुरक्षा के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन करें। तो बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, किसी देश को सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरा माना जाता है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत। और बाह्य सुरक्षा के तत्वों की बात करें तो बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना अथवा उसे रोकना, युद्ध को टालना, शक्ति संतुलन बैठाना, गठबंधन बनाना, ये सब बाह्य सुरक्षा के तत्व लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, और सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देने वाले घटनाक्रमों का परीक्षण कीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, भारत में संघ सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष का कारण है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का संविधान जो है एक मुद्दा, और क्या सरकार संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती है। संसद ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन और परिवर्तन किए हैं। केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका का कहना था कि संसद भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद भी जो है ना, संविधान का जो मूल ढांचा होता है उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती जो केस था इसके अंदर न्यायपालिका ने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद जो है सो कि रिक्त को भरने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश को पदोन्नत नहीं किया गया, और इस संघर्ष का चरम बिंदु था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा में चुनाव को रद्द कर दिया था। तो इसको लेकर के यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट।
इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है चॉइस की, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अथवा में क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र को एक अनिवार्य संगठन क्या बनाता है, और बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को और भी ज़्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए और कह लीजिए रिलेटेड बनाए रखने के लिए, जिससे कि लोग जुड़ सके, इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बिना परस्पर निर्भर और वैश्वीकरण संभव नहीं है। ऐसे संगठन नहीं होंगे तो जो सो कि कह लीजिए देशों के बीच में काफ़ी हद तक एकता नहीं देखने को मिलेगी और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण आदि मुद्दों पर सहयोग को लागू करने में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। ठीक है, और पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी यहाँ से प्रदान की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र जो है राज्यों के बीच किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने और सर्वोत्तम संभव तरीके से सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगर किसी दो देश के बीच में कोई विवाद है तो यहाँ पर आते हैं लोग, और लोग से मेरा तात्पर्य देश के जो बड़े बड़े नेता है, लीडर से, वो आते हैं और विवादों को सुलझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते को बढ़ावा देने में अहम योगदान निभाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या हो सकते हैं। शांति निर्माण आयोग का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई है, ये आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और रूस के आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तरह के संबंध आपसे पूछ लिए हैं। पहले आपको आर्थिक संबंध बताने, फिर राजनीतिक और फिर सैन्य और सांस्कृतिक संबंध बताने। चार तरह का हो गया। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य व सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, भारत और रूस के संबंध शुरू से ही मधुर रहे हैं। हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं और करते आए हैं। अगर बात करें आर्थिक संबंधों की तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, रूस भारत के कई सुरक्षा कंपनियों यानी जो डिफेंस कंपनियां होती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, इसके साथ मिलकर के हथियारों का निर्माण करने में मदद करता है, एवं भारत इन हथियारों को विश्व भर में बेच करके पैसे भी कमाता है। जो हमारा रशिया है वो हमारी बहुत मदद करता है हथियार वगैरह बनाने में, और भारत उसको बेचकर पैसा कमाता है। वर्ष 2020 के दौरान दोनों देशों ने आपस में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला, भारत रूस से तेल का आयात। भारत समय समय पर रूस से तेल खरीदता आया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में काफ़ी बचत हुई है, क्योंकि भैया जो रशिया है वो हमें डिस्काउंटेड रेट पे तेल दे देता है। वर्तमान समय में यह भी देखा गया है कि भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदा है, कुछ टाइम पहले की बात बता रहा है, इसलिए हमें डिस्काउंटेड रेट पर सस्ते दरों पर वहाँ से तेल मिला है। ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हुआ, हमें भी फ़ायदा हुआ। जब रशिया और यूक्रेन का नया नया वॉर शुरू ही हुआ था तो हम वहाँ से तेल बहुत ज़्यादा मंगाने लगे थे, पूरी दुनिया खरीदना बंद कर दी थी। अब उनके पास तेल ही तेल था तो वो भारत को बेचने लग गई। अब भारत को बेचने लग गई तो हम भैया डिस्काउंटेड रेट पे लेने लग गए। अमेरिका जैसा देश आकर के बोलता था कि भैया तुम तेल मत खरीदो, और हमारे देश के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, वो बोलते हैं कि आप हमें मत बताइए कि हमें अपनी एनर्जी नीड्स को कहाँ से पूरा करना है, हमें पता है कि हमें अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कहाँ से करना है। और अमेरिका जैसे हमारा कुछ कर भी नहीं पाए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ये चाइना वाला मैंने अलग से आपको बताया है, बाकी यहाँ लिखा हुआ जो चीज़ है उसको आप लिख सकते हैं। राजनीतिक संबंधों की बात करें तो यूएनओ में भारत के पक्ष में वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते रूस के पास वीटो पावर है, और अनेकों बार भारत के पक्ष में उसने वोट किया है। कश्मीर को लेकर के भारत का समर्थन किया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। सैन्य संबंधों की बात करें तो 1971 के युद्ध के समय भारत का समर्थन, जब रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उस समय भी सोवियत संघ ने भारत को समर्थन दिया था, और बांग्लादेश को आज़ादी को लेकर के। ठीक है, रूस द्वारा हथियारों का आयात, आज भी भारत के लगभग 60% से ज़्यादा हथियार रूस से आते हैं। वर्तमान समय में भारत ने कई अत्याधुनिक हथियार रूस के साथ मिलकर के ही बनाए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, आधुनिक टैंक हो गया, ये सब हम रशिया के साथ मिलकर के बनाए हैं। ठीक है,
ठीक है। तो ये सैन्य संबंधों के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, रूस में काफ़ी पसंद की जाती है एवं भारतीय हिंदी गाने भी रूस में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। देखिए भारत के गाने वगैरह रूस में पसंद किए जाते हैं, और रसिया की भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आजकल पसंद की जा रही हैं। कई लोग भारत में आना पसंद करते हैं रसिया के, भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपनाना पसंद करते हैं। जैसे रूसी महिलाओं द्वारा भारतीय पोशाक साड़ी को पहनना, धार्मिक स्थलों जैसे वृंदावन आदि में भगवान के प्रति भक्ति जाहिर करना। इससे क्या है, हमारे सांस्कृतिक संबंध देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंध हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का विस्तार से वर्णन करें। WTO जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? देखिए दुनिया में किसी भी देश को किसी और देश के साथ व्यापार करना है तो उसको भैया रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इस तरह से, है ना। जैसे आप बाइक चलाते हैं इंडिया में तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। उसी प्रकार से अगर आपको इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है किसी देश के साथ, तो जो रूल फॉलो करना पड़ेगा वो WTO बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। भारत और चीन को जो व्यापार करना है उसके लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो वो WTO डिसाइड करेगा। ठीक है, पूरी दुनिया का जो वैश्विक व्यापार जिसको आप कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने का जिम्मा WTO के पास है। रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो WTO है उसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। पहले जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था, ये गेट था, बाद में ये आपका WTO बन गया 1995 में। इनके सदस्यों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 की स्थिति बताई गई है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। जो भी फैसला लिया जाता है WTO के द्वारा, वो सभी जो इसके मेंबर है उन सब की मतलब मशवरा किया जाता है सबसे, तभी फैसला लिया जाता है। ठीक है, अमेरिकी, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित जो है सो कि सन्नते हो, और विकासशील देशों की बहुत शिकायतें रही हैं। WTO को लेकर विकासशील जो देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों की बहुत शिकायतें रही हैं। इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं। यानी कि जो ये संगठन काम करता है ना, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करता है, ऐसा विकासशील देश कहते हैं, जो कि सही भी है। ठीक है, और काफ़ी कमियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि विकासशील देश अगर अच्छा रोल निभा रहे हैं तो विकसित देशों को भी अच्छा ही रोल निभाना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉफिट जो है विकसित देशों को मिले, विकासशील देशों को कुछ मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब WTO इन डिटेल, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट।